Good morning students, welcome in economics class. In the previous lecture we have discussed the law of variable proportionate. Under law of variable proportionate we have already discussed the three stages. First stage is increasing return, second is diminishing return and third is negative return. But now we are discuss about the relationship between the TP and MP. Second is AP and MP. Regarding this, first of all we have to make the schedule regarding this, and after all we will make a curve. लैंड ऑफ यूनिट्स ऑफ लैंड अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल क्या हमने पढ़ा था कि कुछ फैक्टर जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं. ठीक है, इस सेम हमने जो शेड्यूल बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, उसमें भी हमने क्या करा, इस टेबल में हमने लैंड को फिक्स फैक्टर लिया हुआ है, उसका 1 यूनिट ही यूज़ कर रहे हैं. हमें प्रोडक्शन अगर ज़्यादा चाहिए तो हम अपना वेरिएबल फैक्टर हमारा इस पे क्या है, लेबर. मैं लेबर की क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ करके नंबर ऑफ़ वर्कर जो एम्प्लॉयड है उन्हें ही इम्प्रूव करके अपनी जो टोटल प्रोडक्शन है वो चेंज कर रही हूँ. फर्स्ट यूनिट लगाया, कोई लेबर नहीं, मेरी टीपी 0 है. सेकेंड सेम, अब सेकेंड केस में मेरा लैंड का रेशियो तो 1 नहीं है. ठीक है, मैंने लेबर 1 लगा लिया, प्रोडक्शन 6 हो गई. फिर मैंने उस पर एक और लेबर लगाया, लेबर मैंने 2 कर दी, प्रोडक्शन बढ़नी शुरू होगी. 3 से प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई. ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे मैंने अपने लेबर लगाने शुरू किए मेरी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. पहले तो इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीजिंग रेट में, फिर मेरी इंक्रीज़ हो रही है डिमिनिशिंग रेट में. फिर देखो जब मैंने यहाँ पे 6 लेबर लगाया था, 6 लेबर लगाने के बाद मेरी जो टीपी है वो 84 है. ठीक, अगर मैंने 7 भी लगा लिए इट मीन्स कि फिक्स और वेरिएबल फैक्टर की जो कोऑर्डिनेशन थी वो क्लियर हो गई. ठीक, इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि मैं फ़िक्स के साथ कोई और वेरिएबल फैक्टर्स जो है वो अप्लाई कर पाऊँ. ठीक, सो अगर मैंने 8 लेबर फिर से लगा दिया वही 1 यूनिट ऑफ लैंड पे, तो मेरी जो टीपी है वो नेगेटिव हो गई, यानी 80 हो गई. इसी टीपी से मेरी क्या निकली है, एमपी. पहली ब्लैंक, दूसरी एमपी 6 माइनस 0 6, 20 में से 6 गए 14, 48 में से 20 गए 28, 72 माइनस 48 24. ठीक है, माइनस करके टीपी में से हमने एमपी निकाली. एमपी पहले मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीज़ हो रही है, उसके बाद वो डिमिनिश करनी शुरू होगी, एक लेवल पे आके 0 पे पहुंची, फिर नेगेटिव होगी. सेम एपी भी हमने इसी से निकाला है. फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय एल. जो मैंने टीपी निकाली है उसका एल से डिवाइड, यानी जो वेरिएबल फैक्टर है लेबर उससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास एपी आ गई. अब हमने इसी वाली जो टेबल था उसी को ही हमने यहाँ पे प्लॉट करा. एक्स एक्सिस में हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लिए, वाई पे पहले टीपी, नीचे एपी एंड एमपी. ये पहले टीपी इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर से, क्लियर. फिर बेटा ये मेरी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई डिमिनिश रेट से, फिर मेरी एकदम टीपी टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद ये नीचे की तरफ डिमिनिश हो गई. अब इसी को एपी और एमपी, अगर आप एपी ध्यान से देखोगे तो एपी मेरा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, क्लियर. और एपी 0 नहीं होता, जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो 0 को टच हम नहीं करते. ये देखो पहले मेरा एपी इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें सबसे पहले एपी की लाइन, ये वाली एपी की लाइन है हमारी. ठीक है, फर्स्ट यूनिट से हमने शुरू किया, नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज़ होता हुआ, पहले यहाँ हमने नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर्स ली, यहाँ पे हमने एपी, ये इंक्रीज़ होता होता, ये देखो ये हमारी एक स्टेबल सी बहुत माइनर से ही चेंज है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है उसके बाद धीरे धीरे से ये हमारा डिमिनिश होता होता आगे जा रहा है, क्लियर. अब एमपी हमने जब प्लॉट किया सेम इसी रेशो से 1 यूनिट लैंड वेरिएबल फैक्टर जैसे से इम्प्रूव किए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है. कैसे करेंगे, हमने एमपी पहले इंक्रीज़ हो रहा है मेरा इंक्रीजिंग रेट में, फिर टॉप मोस्ट 28 पे पहुंच के क्या हो गया, डिमिनिश करना शुरू हो गया, क्लियर. फिर एकदम से ये डिमिनिश करता करता 7 यूनिट पे आके ये 0 को कट करा, जैसे ये वाला दिखाया है. 7 पे आके ये 0 को कट करा है, उसके बाद 8 यूनिट पे ये नेगेटिव हो गया. ये देखो हमने 8 पे इसको नेगेटिव शो किया हुआ है, क्लियर. अब इसको हमने जो रिलेशन देखना है वो इसी टेबल से ही आपको क्लियर हो जाएगा. अगर हम इस टेबल को ऑब्ज़र्व करते हैं
अब इसी से हम लोग कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। पहले हम टीपी और एमपी का रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। उस केस में अगर हमने जो भी ऑब्जर्वेशन की उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट, सो लॉन्ग एज एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जैसे से हमारा एमपी इंक्रीज हो रहा है, सो लॉन्ग एमपी इज इंक्रीजिंग टीपी इज आल्सो इंक्रीजिंग रेट, ठीक। हमने जैसे देखा थर्ड यूनिट तक वेरिएबल फैक्टर जब हम लगा रहे थे, थर्ड यूनिट तक क्या हो रहा था, हमारा एमपी राइज कर रहा था, एमपी राइज हो रहा है, टीपी भी हमारा राइज हो रहा है। अब टीपी से ही तो एमपी डिराइव हुआ है, तो टीपी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एमपी। क्लियर, ये देखो हमारा एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और हमारा टीपी भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, व्हेन एमपी स्टार्ट डिमिनिश, एमपी ने फोर्थ यूनिट पे आके डिमिनिश करना शुरू कर दिया, तो टीपी इंक्रीजिंग, टीपी तभी भी इंक्रीज हो रहा है, बट वो इंक्रीज कैसे हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट में, ठीक है। जो इसकी बढ़ने की कैपेसिटी है वो कम होनी शुरू हो गई। यहाँ से देखो हमारा टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, पहले यहाँ पे गैप था 6 का, 14, 28 यूनिट, उसके बाद हमारा कितना गैप आ गया एकदम से 8, 4, 0, -4, बड़ा तो है, देखो 48 के बाद 72 गैप है, 72 के बाद 80, फिर 84 इंक्रीज हो रहा है, बट वो डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। और एमपी हमारा इस वक्त जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर गया। When MP is equal to 0, there is no addition of TP. It happened on 7th case. हमने करा ही था TP जब बेटा, ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, when TP is maximum, MP is equal to 0. When MP नेगेटिव होता है तो TP भी क्या कर देता है, स्टार्ट डिक्लाइन। इट हैपन 8 केस, हमने जब 8 यूनिट, ये देखो हमने 8 यूनिट लिया था, जब हमने फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर्स लगाया अननेसेसरी, तो हमारी क्या हुई, टीपी इससे बढ़ने की बजाय कम होगी और हमारा एमपी भी जो था वो नेगेटिव होना शुरू हो गया, ये केस। अब आ जाता है फिर इसके बाद सेकेंड है ऑब्जर्वेशन रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। पहले तो हमने ये वाला एक टेबल से ये किया टीपी और एपी का। अगर आप एपी और एमपी को रिलेशन देखें तो देखो पहले एपी भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, बट एपी से ज़्यादा इंक्रीज़ की जो रेशो है वो एमपी की है। क्लियर। अब देखो एपी जब डिमिनिश करना शुरू हुआ है, एमपी भी डिमिनिश कर रहा है, पर एपी से ज़्यादा जो फॉल की रेशो है वो एमपी की है। थर्ड, टीपी जो है, एमपी जो है बेटा वो एपी को कट कर रहा है, देखो कट कर रहा है उसके टॉप पॉइंट पे, ठीक। तो पहला एपी इंक्रीज़ करता है एज लॉन्ग एज एमपी उससे ज़्यादा ग्रेटरली इंक्रीज़ होता है। अगर एपी डिक्रीज़ होएगा तो एमपी उससे भी फर्दर डिक्रीज़ होएगा। और बियॉन्ड द पॉइंट एपी इट इज़ मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। एपी कब होती है, मैक्सिमम पे होती है जब एपी इक्वल टू एमपी होता है, जैसे हमने देखा। और ऑलवेज एमपी कर्व कट एपी कर्व फ्रॉम इट्स टॉप, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। एमपी कर्व कट एपी, कब एमपी कट करेगा एपी को, फ्रॉम इट्स टॉप, ऊपर से ही टॉप कट करेगा। जैसे आप देखते हो ना, ये एपी जा रहा है, एमपी हमारा उसको ऊपर से आके कट कर रहा है उसके टॉप लेवल पे आके। इसी तरीके से लास्ट है, एमपी में भी ज़ीरो और नेगेटिव बट एपी कॉन्टिन्यूज़ टू बी पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है। एमपी जो है वो ज़ीरो नेगेटिव हो सकता है बट एपी कॉन्टिन्यू टू बी पॉजिटिव, एपी नहीं नेगेटिव होता। इसी तरह क्वेश्चन जो नीचे आपको कोर्स में हायर थिंकिंग क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन जो था वो काफ़ी टाइम रिपीट भी हुआ है। वो क्वेश्चन ये वाला है कि वाई एमपी कर्व कट्स एपी फ्रॉम इट्स टॉप, कि क्यों कट करता है उसको। हमने देखा ना कि एमपी कर्व कट करता है एपी को फ्रॉम टॉप, तो इसका रीज़न क्या है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन एपी राइज, जब एपी बढ़ती है एमपी उससे ग्रेटर होती है, व्हेन एपी फॉल करती है तो तभी उससे एपी से वो ग्रेटर होता है। इट इज़ ओनली व्हेन एपी इज़ कांस्टेंट एट इट्स टॉप,
जब एपी कांस्टेंट होता है, टॉप पे होता है, तभी एपी एमपी आपस में इक्वल होते हैं। अदरवाइज जब गिरता है तो एमपी उससे तेज़ी से वर्क करता है। ठीक है, कांस्टेंट होने पे एपी एमपी के इक्वल होते हैं। सो उसी केस में एमपी कर्व जो है वो कट कर जाता है एपी को फ्रॉम द टॉप। ठीक है, ये हमारा था। फिर एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है जो हमारा काफ़ी टाइम आता है, शुड बोथ टीपी एंड एमपीज डिक्लाइन इन सिचुएशन डिमिनिशिंग रिटर्न। हमने करी ना सेकंड केस डिमिनिशिंग रिटर्न, क्या उस पर टीपी एमपी दोनों ही डिक्लाइन करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पेपर में जल्दी से माइंड में आता है, हाँ जी डिमिनिशिंग है, एमपी भी डाउन हो रहा है, टीपी भी डाउन हो रहा है, तो यस, बट नो, इसका आंसर नो है। इन दिस सिचुएशन डिमिनिशिंग रिटर्न ओनली एमपी शुड बी डिक्लाइन। क्या है, एमपी डिक्लाइन करता है व्हेन एमपी इज डिक्रीजिंग। जब एमपी गिरता है तो टीपी शुड बी इंक्रीजिंग, टीपी बढ़ता ही है, लेकिन वो बढ़ता किस रेट से है, डिमिनिशिंग रेट से। बट टीपी जो है वो डिमिनिश नहीं करता डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। टीपी तो एमपी के नेगेटिव होने के बाद ही, जब एमपी नेगेटिव होता है तब टीपी नेगेटिव होता है, डिक्लाइन करेगा। अदरवाइज टीपी जो है वो इंक्रीज ही होएगा, बट वो डिमिनिशिंग रेट में होएगा, इंक्रीज उसकी रेशो। क्लियर? ये था आपका अभी तक का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।